दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए आज है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उनमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। अतः प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती। तो पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लिया करिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन तथ्यों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज यानी 2 अप्रैल की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कल 1 अप्रैल के दिन हमने एक वीडियो अपलोड की थी डेली करंट अफेयर्स में और उसमें एक बड़ी गलती हमसे हो गई थी। ठीक है? बड़ी गलती ये थी कि एक प्रश्न हमने पूछा था कि 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। ठीक है? 34वां सरस्वती सम्मान की बात किया था मैंने। ठीक है? यह किसे दिया गया है? ठीक है? तो उस समय हमने जो है उसका आंसर भी बताया था कि साधु भद्रेश दास को दिया गया है। ठीक है ना? साधु भद्रेश दास जी। ठीक है? भद्रेश दास। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी। यह बता दिया था कि किस रचना के लिए दिया गया था। तो रचना जो है हमने जो बताई थी वह गलत थी। ठीक है? आप उस चीज को सुधार लीजिए। उनकी जो रचना थी जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, उस रचना का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है? यह उनकी रचना थी जिनके लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि ये बड़ी मिस्टेक है और आइंदा से प्रयास करूंगा कि ऐसी गलती न होने पाए। ठीक है? अब इधर मतलब इस गलती की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक हमारे छात्र हैं जिनका नाम है पप्पू यादव प्रज्ञेंदु। क्या नाम है? जैसा मेल आईडी में इनके लिखा है, पप्पू यादव प्रज्ञेंदु। इन्होंने इस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है, तो इसके लिए पप्पू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गलतियां तो आदमी का एक लक्षण ही है, गलतियां तो हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आगे से ऐसी गलती न हो। और आप जैसे लोगों के रहते हमें गलती के सुधार का अवसर मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। ठीक है? आप इतना ध्यान से देखते हैं, चीज़ों को करेक्ट करते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है? और मैं प्रयास करूंगा कि आगे से फिर से कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक ना हो। ठीक है ना? अब चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मार्च 2025 को किसके लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर जारी किया है? तो मोदी जी ने 30 मार्च 2025 को एक ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर जारी किया है। तो किसके लिए? तो ऑप्शन ए है सांसदों के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षकों या टीचरों के लिए, ऑप्शन सी है डॉक्टरों के लिए और ऑप्शन डी है बच्चों के लिए। तो बताइए कि किसके लिए मोदी जी ने ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर जारी किया है? जल्दी से बताएं। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने यह जो विशेष कैलेंडर है इसे बच्चों के लिए जारी किया है। ठीक है? आप जानते हैं कि बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं और 30 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बच्चों से बहुत सी बातें शेयर की कि कैसे गर्मी की छुट्टियों में वो क्या करते थे, नाना नानी के यहाँ जाते थे और अन्य चीजों के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने बच्चों के लिए एक विशेष कैलेंडर तैयार किया है और उस कैलेंडर के बारे में उन्होंने बच्चों को बताया। मतलब ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए उनका जो कैलेंडर है उसकी चर्चा की उन्होंने और उस कैलेंडर का नाम उन्होंने रखा है माई भारत। ठीक है? माई भारत कैलेंडर किससे संबंधित है? बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश से संबंधित है कि इस अवकाश के समय उन्हें क्या करना चाहिए। अब इस जो कैलेंडर है, यह कैलेंडर जारी माई भारत कैलेंडर, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों की गर्मी की जो छुट्टियां हैं उसे रचनात्मक बनाना। ठीक है? उसे रचनात्मक बनाना तथा उत्पादक बनाना। ठीक है ना? उत्पादक बनाना। अब जैसे गर्मी की छुट्टियां क्या होती है, बच्चे इधर उधर घूम टहल के बिता देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि अगर बच्चे इन छुट्टियों में कुछ रचनात्मक कार्य कर लेंगे तो रचनात्मक भी बनेंगे और आगे चल के वह उत्पादक भी हो सकता है। ठीक है ना? अब देखिए, जो माई भारत कैलेंडर की मुख्य गतिविधियां हैं उसमें प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से चीजों को सेट किया है। जैसे उन्होंने बच्चों से कहा कि जब आप गर्मी की छुट्टियों में एकदम फ्री रहे, मतलब खाली रहें, तो क्या क्या करना चाहिए उन्हें। तो जैसे उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र का दौरा करें। ठीक है? आप जानते हैं कि सस्ती दवाओं की जो दुकान होती है उसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों का दौरा करें। ठीक है? तो केंद्रों का दौरा करने से आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार इन जो ये दवाओं की
इन केंद्रों की, जन औषधि केंद्रों की कार्यप्रणाली है, पहले तो आप यह समझ पाएंगे। फिर सस्ती दवाइयां जो उपलब्ध कराते हैं, कैसे उपलब्ध कराते हैं, तो पूरी प्रक्रिया के बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, एक काम यह करिए गर्मी की छुट्टियों में। दूसरा उन्होंने बताया कि आप सीमावर्ती गांव की यात्रा भी कर सकते हैं। जो आपके गांव के अगल बगल के गांव हैं, उन गांवों की भी यात्रा कर सकते हैं। और उन गांव में जाके आप क्या देखेंगे कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, कैसे मतलब वहाँ की संस्कृति कैसी है, उन लोगों की जीवन शैली कैसी है, आपके गांव में लोग कैसे रहते हैं और उस गांव में लोग कैसे रहते हैं। तो इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं, जो जीवन में आपके बहुत उपयोगी होगी। ठीक है ना। साथ ही सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भागीदारी ले। ठीक है ना, किसमें? सांस्कृतिक गतिविधियों में व खेल गतिविधियों में भागीदारी के लिए भी उन्होंने अपने माई भारत कैलेंडर में बताया है। ठीक है ना, तो सांस्कृतिक गतिविधियों व खेल गतिविधियों में भागीदारी, ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने कहा है। फिर एक चीज और बताया मोदी जी ने, आप चाहें तो अंबेडकर जयंती के दिन पद यात्रा भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अंबेडकर जयंती के दिन जो है पद यात्रा के रूप में आप पद यात्रा में भाग लेकर आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, अंबेडकर जयंती किस तिथि को होती है? याद रखिए आप भी, 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती होती है। ठीक है ना, तो अंबेडकर जयंती के दिन उन्होंने कहा कि आप इसमें भाग लेंगे, और जब बच्चे इसमें भाग लेंगे तो सीखेंगे क्या? जैसे संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है, किसके प्रति? संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी उनके कैलेंडर में, प्रधानमंत्री जी के कैलेंडर में शामिल है। ठीक है ना। साथ ही उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से भी कहा कि अगर आप कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो अपनी जो छुट्टियां हैं उनके अनुभवों को शेयर करिए। और कहाँ शेयर करिए? हैशटैग हॉलीडे मेमोरीज। ठीक है, एक हैशटैग दिया गया है, हैशटैग हॉलीडे मेमोरीज। ठीक है, आप इसमें जो है अपनी जो छुट्टियां हैं उसके अनुभव को साझा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात एपिसोड में ऐसी कुछ जो है जो मेमोरीज हैं उनके बारे में चर्चा भी करेंगे, उसको अपने उसमें शामिल करेंगे। ठीक है ना। अब एक चीज और जानिए, इन सबके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया। किस पे? जल संरक्षण के महत्व पर। आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल संरक्षण के महत्व पर बल दिया। कई देशों में जो है पीने का पानी तक खत्म हो गया है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए भारत में जो है एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है, जिसे कहते हैं कैच द रेन। ठीक है, कैच द रेन अभियान चलाया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक दिन और चर्चा की थी। अब जरा बताइए कि कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब हुई? जल्दी से बताइए। अब देखिए, कैच द रेन की शुरुआत होती है, यह एक अभियान है और इसकी शुरुआत होती है विश्व जल दिवस। अब बताइए विश्व जल दिवस किस दिन होता है? पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि विश्व जल दिवस किस दिन होता है। तो विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को। तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत हुई 22 मार्च को। और वर्ष क्या था? 2021। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, 22 मार्च 2021 में जो है कैच द रेन अभियान की शुरुआत होती है। इसे नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका नारा भी था, एक अभियान का इसका उद्देश्य था कि जहां पानी गिरे, ठीक है, जहां पानी गिरे उसे वहीं सहेजें। ठीक है, वहीं उसे सहेजें। ठीक है, तो यह जो है इसका नारा था कैच द रेन अभियान का। ठीक है ना, तो जहां पानी गिरे उसे वहीं सहेजें। 22 मार्च 2021 के दिन कैच द रेन अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने जो मन की बात कार्यक्रम थी उसमें इसमें भी चर्चा किया और बच्चों से कहा कि आप भी जो है इसमें भाग लेकर और जल संरक्षण और जल संचय में के लिए जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो माई भारत कैलेंडर है, ये इसका जो विजन है वो बहुत विस्तृत है। ठीक है ना, और इसके द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी ने बच्चों में रचनात्मक और उत्पादक गुण विकसित करने का प्रयास किया है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चों की छुट्टियों का जो यूज है वह उनकी क्रिएटिविटी की तरफ लगाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, मन की बात कार्यक्रम में सारी बातें प्रधानमंत्री ने की है। अब हम आपसे पूछते हैं कि मन की बात का कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आखिर प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है मन की बात कार्यक्रम करते हैं, हर महीने करते हैं, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी से अपना बताइए। अब देखिए, मन की बात कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी अक्टूबर 2014 में। कब की गई थी? अक्टूबर 2014 में। क्या अक्टूबर के दिन? 3 अक्टूबर 2014 के दिन मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और मन की बात कार्यक्रम कब किया जाता है? तो प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को। ठीक है, प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसारित किया जाता है। ठीक है, आखिरी रविवार को।
तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, जब आखिरी रविवार को होता है 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, तो यह जो ग्रीष्मकालीन अवकाश का कैलेंडर प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जारी किया है इस बार 30 मार्च के दिन, तो ये कौन सा मतलब किस नंबर का मन की बात कार्यक्रम था, ठीक है, अभी तक कितने हो चुके हैं और यह किस नंबर का था। तो देखिए, यह जो है 120वां एपिसोड था, ठीक है, 120वां एपिसोड था, इस बात को ध्यान रखिएगा। मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड था, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बच्चों को छुट्टियों के बारे में बताने के लिए यह जो है माई भारत कैलेंडर जारी किया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मन की बात कार्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह इसके बारे में पूरी जानकारी रखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फांट 1 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर करेंगे, ठीक है। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? गैब्रियल बोरिक फांट इनका नाम है, ठीक है। और यह 1 से 5 अप्रैल तक भारत की यात्रा पे आ रहे हैं। उनका किस देश के हैं? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है पराग्वे, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है पेरू। तो बताइए कहाँ के हैं गैब्रियल बोरिक फांट? तो देखिए, यह चिली के राष्ट्रपति, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फांट जो है 1 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए आज का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि किस देश के निहाल सरीन ने ताशकंद ओपन, ये एग्जाम नहीं है, ठीक है, एग्जाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, मैं यहां लिख देता हूं साफ साफ, ये है अग्जामोव, अग्जामोव, ठीक है। तो किस देश के निहाल सरीन ने ताशकंद ओपन अग्जामोव मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है भारत। अब आपको बताना है ये जो निहाल सरीन है ये कहाँ के रहने वाले हैं, जो जिन्होंने ताशकंद ओपन अग्जामोव मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो वह है भारत के रहने वाले, ठीक है ना। 20 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, और याद रखिएगा इन्होंने ताशकंद ओपन एग्जामोव मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट जीता है, ठीक है ना। देखिए, इन्होंने 10 में से कुल 8 अंक हासिल किए, कितने में? 10 में से कितने अंक हासिल किए? 8 अंक हासिल किए, ठीक है ना। तो इन्होंने यह खिताब जीता है, इस बात को याद रखिएगा, निहाल सरीन ने, ठीक है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला कथन है निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है कि निधि तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की रहने वाली है, तो नहीं, निधि तिवारी लखनऊ जिले की नहीं है, बल्कि कहाँ की है? वाराणसी की रहने वाली है, ठीक है। निधि तिवारी कहाँ की रहने वाली है? वाराणसी की रहने वाली है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि इन्होंने 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की थी। तो देखिए, यह भी गलत है, क्योंकि इन्होंने 2014 की नहीं बल्कि 2013 की है। यहाँ 2013 की जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें इन्होंने 96वीं रैंक हासिल की थी, और इन्हें यानी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो केवल कथन एक सही है, बाकी इनके बारे में यह 2 तथ्य भी करेक्टली आप जाने रहिएगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की है। अब देखिए, जो मन की बात संबोधन आया 30 मार्च के दिन मन की बात प्रधानमंत्री ने किया था, और इसी मन की बात में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी घोषित कर दी है, आपको वह थीम बताना है। तो ऑप्शन ए है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन बी है स्वयं और समाज के लिए योग, ऑप्शन सी है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, और ऑप्शन डी है मानवता के लिए योग। तो जल्दी से बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की है, ठीक है, जल्दी से बताइए। अब सबसे पहले आइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने के लिए, योग दिवस घोषित कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव दिया था। कहाँ दिया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून के दिन, ठीक है ना,
संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव दिया था और यह कहा था कि 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाए। ठीक है ना। अब जानते हैं कि 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए घोषित किया गया, अभी आगे बताते हैं। ठीक है, तो 27 सितंबर को मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव दिया। ठीक है, जिसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 देशों का समर्थन मिला। ठीक है ना, 177 देशों का समर्थन यानी रिकॉर्ड समर्थन प्राप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इसे 11 दिसंबर 2014 को 11 दिसंबर 2014 को, ठीक है, इस तिथि को भी याद रखिएगा। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जिसे शार्ट में क्या कहते हैं, यूएनजीए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, इन्होंने जो है 11 दिसंबर 2014 के दिन 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया कि अब जो है दुनिया भर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यह जो है इसका बैकग्राउंड था, मतलब कैसे कैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्यों घोषित किया गया? उस दिन गर्मी बहुत होती है, गर्मी का महीना होता है, कोई अन्य तिथि को क्यों नहीं ऐसा किया गया? तो इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कारण कई हैं, लेकिन मैं एक ही की चर्चा करूंगा। 21 जून का जो दिन होता है वह जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है ना, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 जून को क्या होता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिससे जो है आत्मज्ञान और प्रकृति के जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, तो यह सही हो गया। अब आइए देखते हैं यह प्रश्न क्या थे कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो 2025 में होने वाला है उसकी थीम क्या है, जिसे प्रधानमंत्री ने अभी घोषित किया है। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित ये तथ्य भी याद रखिएगा, ये किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न आज का हमारा है कि कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें जो है वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देने के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो बताइए कौन क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा दे रहा है? ठीक है, जल्दी से बताएं। तो वह देश है जापान। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। अभी द हिंदू में खबर छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि जापान जो है वह क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। ठीक है, और बाद में इसकी जो अवैध खरीद बिक्री होती है ना, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए उसने ऐसा किया है जापान ने। ठीक है, तो द हिंदू में इसके बारे में डिटेल में निकला था और यह खबर वहीं से ली गई है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? कौन सा है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025। और बताइए कि भारत ने इसमें कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। अब देखिए यह जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन स्थल कहाँ है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है अम्मान जॉर्डन में। ठीक है ना, अम्मान जॉर्डन में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें भारतीय पहलवानों ने कुल 10 पदक जीता है। ठीक है ना, कितने पदक जीता है? 10 पदक। आपसे हमने कल यह प्रश्न बताया भी था आपको कि मनीषा भानावाला, कौन है? मनीषा भानवाला, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। ठीक है, मनीषा भानवाला ने इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और जो एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप का जो आखिरी दिन था उसमें दीपक पूनिया का नाम आपने सुना होगा। दीपक पूनिया ने क्या किया? दीपक पूनिया ने यहाँ तीसरी बार सिल्वर मेडल जीता। ठीक है ना, तीसरी बार इन्होंने क्या किया? सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, दीपक पूनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है भारतीय पहलवानों ने कुल 10 मेडल यहाँ से जीते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि 27 से 28 मार्च 2025 को फ्रांस द्वारा आयोजित विकास के लिए पोषण कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें, ठीक है, यानी एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू फाइट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है?
तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है डब्ल्यूएचओ और ऑप्शन डी है एफएओ। तो बताइए, सबसे पहले तो प्रश्न को फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए कि 27-28 मार्च 2025 को फ्रांस द्वारा आयोजित हुआ था विकास के लिए पोषण कार्यक्रम, ठीक है ना। इसी के दौरान शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखें, यानी एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, लर्न टू फैट वेल, ठीक है। रिपोर्ट किसने जारी की, यह आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है डब्ल्यूएचओ और ऑप्शन डी है एफएओ। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए, यह रिपोर्ट जारी किया है यूनेस्को ने, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है, यूनेस्को ने शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखें, यह रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। अब आइए थोड़ी सी बात यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यूनेस्को के बारे में जानते हैं, आखिर यूनेस्को क्या है। तो देखिए, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह है यूनेस्को का फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए, यूनेस्को का जो मुख्यालय है उसको भी जानते हैं। मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना आखिर कब हुई थी, इसे भी जानना आवश्यक है। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब यूनेस्को के जो काम है, देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सहयोग के लिए, संस्कृति का संरक्षण करना, मीडिया और सूचना का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी की मतलब उसका समर्थन करना। अब देखिए, संस्कृति का संरक्षण तो आपने देखा होगा, विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण करता है और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। आप जानते हैं कि विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट कौन जारी करता है, सूची कौन जारी करता है और उन स्थलों की सुरक्षा कौन करता है, तो वह करता है यूनेस्को। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है और यह यूनेस्को के बारे में फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के नए प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है। ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है इक्वाडोर और ऑप्शन डी है बोलीविया। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करिए। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर जो दूसरा वैश्विक सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया कोलंबिया में, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। अब ये कोलंबिया कहाँ स्थित है यह भी बता दीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि आखिर कोलंबिया कहाँ स्थित है, तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा, पूछा जाता है प्रश्न में, ठीक है। कोलंबिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? वह है बोगोटा में, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो डब्ल्यूएचओ का जो फुल फॉर्म है आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना कभी आपने याद किया है? तो डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 7 अप्रैल 1948, 1948, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है ना। अब जब स्थापना जान लिए तो इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं। आखिर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। रेलवे वाले की परीक्षा, वनडे परीक्षाओं के लिए तो यह एक पेट प्रश्न है, ठीक है ना। अब आप डब्ल्यूएचओ के कार्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य सुधार की देखभाल, ठीक है, बीमारियों की रोकथाम, वैक्सीन और दवाओं का विकास। ये इंपॉर्टेंट है, किसका विकास? वैक्सीन व दवाओं का विकास। अब देखिए, जब कोरोना महामारी आई थी तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसी थी, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन था? तो डब्ल्यूएचओ ही था, ठीक है ना। तो वैक्सीन व दवाओं का विकास, यह भी जो है डब्ल्यूएचओ का काम है, ठीक है ना। आपातकालीन सहायता, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में महामारी आई, कोई प्राकृतिक आपदा आई या अन्य कोई स्वास्थ्य संकट आया, तो उस समय यह जो है इमरजेंसी में सहायता करता है डब्ल्यूएचओ। स्वास्थ्य नीतियों का निर्धारण करता है, जो स्वास्थ्य नीतियों संबंधित जो दिशा निर्देश होते हैं उसे जारी करता है, ठीक है ना। अब देखिए,
WHO के द्वारा जो है, अब आते हैं प्रश्न पे, ठीक है, ये चीजें हो गई WHO के बारे में। WHO का जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन है, उसका आयोजन कोलंबिया में किया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है साजिबू चेराओबा नव वर्ष उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो साजिबू चेराओबा ये क्या है, यह नव वर्ष का एक उत्सव है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो बताइए कि यह कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए यह नव वर्ष उत्सव जो है यह मनाया जाता है मणिपुर में, साजिबू चेराओबा, ठीक है ना। अब देखिए आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जो हिंदू धर्म के नए वर्ष की शुरुआत होती है वो चैत्र माह से होती है, ठीक है, चैत्र माह से होती है। और इस बार जो है 30 मार्च के दिन चैत्र माह की शुरुआत हुई और 30 मार्च को हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया गया, ठीक है, हिंदू नव वर्ष के रूप में, ठीक है। तो यही जो हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया गया 30 मार्च को, तो इसे विभिन्न राज्यों में इसे विभिन्न उत्सवों के नाम से मनाया जाता है। जैसे यह जो नव वर्ष का उत्सव है साजिबू चेराओबा, यह मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है ना। लेकिन एक है उगादि, उगादि भी एक नव वर्ष का उत्सव है और यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और यह कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और एक है नवरेह, यह भी नव वर्ष उत्सव है, नवरेह, नवरेह कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।